आज का अपना विषय है वैज्ञानिक प्रबंध। ये बीए पार्ट थर्ड में जो लोक प्रशासन का प्रश्न पेपर है उसी का हिस्सा है। और आज अपन इस दूसरी यूनिट में देखेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध किसको कहते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की जो अवधारणा है लोक प्रशासन के अंतर्गत ये है कि प्रबंधन की जो क्रिया है उसको किस प्रकार से अपन वैज्ञानिक तौर तरीकों पर निर्भर कर सकते हैं, वैज्ञानिक तौर तरीकों से संचालित कर सकते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का सर्जन करने वालों में फ्रेडरिक विंसलो टेलर, एफ टी टेलर का विशेष नाम है, अग्रणी चिंतकों में से एक हैं। टेलर का जन्म 20 मार्च 1856 में जर्मनी के पेंसिल्वेनिया के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा फ्रांस और जर्मनी में पूरी की। और उनका जो कार्यक्षेत्र रहा वो इंस्टीट्यूट जो होते हैं, यांत्रिक जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें रहा। और उसमें यांत्रिक इंस्टीट्यूटों के अंतर जो मानवीय संबंध किस प्रकार से हों और वैज्ञानिक प्रबंधता के आधार पर किस प्रकार से इंस्टीट्यूट को संचालित किया जा सकता है। तो फ्रेडरिक टेलर ने अपने जीवन काल में प्रबंध, उत्पादन, श्रमिक, मजदूर इत्यादि विषयों से संबंधित अनेक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, परंतु उन्होंने उनको विशेष जो शोहरत जो मिली वो वैज्ञानिक प्रबंध अवधारणा के कारण मिली। टेलर ने अपनी वैज्ञानिक प्रबंध की विचारों को द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नामक पुस्तक में वर्णित किया। टेलर की यह मान्यता है कि किसी भी प्रबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य सभी श्रमिकों की अधिकतम समृद्धि को प्राप्त करते हुए प्रबंध और नियोक्ता को अधिकतर और बेहतरीन उत्पादन प्रदान करना होता है। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि प्रबंध में नियोक्ताओं को, मजदूरों को, उपभोक्ताओं के मध्य किसी भी प्रकार का संशय और विवाद नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रबंध में उच्चतर उत्पादन में नियोक्ताओं, कर्मचारियों और उपभोक्ताओं में सभी को लाभ प्राप्त होना चाहिए, यानी समन्वय हो और उसके साथ लाभ भी प्राप्त हो। टेलर ये भी कहते हैं कि प्रबंध एवं कार्मिकों के मध्य सहमति और सौहार्द स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक प्रबंध का सहारा लिया जाना चाहिए। और उन्होंने वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए कार्मिकों की नियुक्ति, उनके दायित्वों के निर्धारण, प्रबंध और कर्मचारियों के मध्य आम सहमति विकसित किए जाने के लिए प्रयास किया। ऐसी मान्यता है कि टेलर ने 1878 में मिडवेल स्टील कंपनी में कार्य प्रारंभ किया और 1880 में टोली नायक गैंग बॉस के रूप में उनकी पदोन्नति हुई। तो मजदूरों के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं थे। इसी दौरान टेलर मजदूरों पर अधिक उत्पादन देने के लिए दबाव डाल रहा था, वहीं मजदूर अधिक मजदूरी प्राप्त करने के लिए अपना विरोध जता रहे। इस बात को लेकर मजदूरों के साथ उनका विवाद हुआ। मजदूरों के साथ हुए इस संघर्ष में फ्रेडरिक टेलर ने वैचारिक क्रांति उत्पन्न कर दी और टेलर इस निष्कर्ष पहुंचा कि संघर्ष का प्रमुख कारण पूरे दिन में किए जा सकने वाले कार्य की क्षमता को अच्छी तरह जाने बिना अत्यधिक उत्पादन के लिए दबाव डालना था। अगर प्रबंधक इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ रहे कि किसी भी कार्य दिवस को कितना उत्पादन होना चाहिए, तो उसे उदाहरण और प्रदर्शन के द्वारा साबित करते हुए मजदूरों से बेहतरीन कार्य करवाया जा सकता है। अपने प्रयोगों में टेलर ने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक कार्यांश के लिए एक कार्य दिवस की मात्रा कितनी होनी चाहिए यह तय हो। टेलर ने यह प्रयोग आजीवन करते रहे और कुछ ही वर्षों में उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध को अपने सिद्धांत की और संपूर्णता को और विकसित किया। उनके इन सिद्धांत की प्राथमिक प्रयोगशालाओं में मिडवेल स्टील कंपनी और बेथलेहम कंपनी के अलावा अत्यधिक योगदान दिया, वे इन कंपनियों में कार्यरत रहे थे। टेलर की यह मान्यता है कि एक बेहतरीन प्रबंध में उन सभी तत्वों का समावेश होना चाहिए जिससे प्रबंधक और कार्मिक दोनों ही समृद्ध हो और उसमें संघर्ष और मतभेद की स्थिति ही उत्पन्न न हो। टेलर के अनुसार एक अच्छा प्रबंधक वही है जो यह जानता है कि कर्मचारियों से क्या कार्य लिया जाए
फिर यह भी देखें कि न्यूनतम खर्चे में सर्वोत्तम कार्य कैसे करवाया जा सकता है। इसलिए टेलर ने सबसे पहले प्रबंध में 4 सिद्धांतों का निर्माण किया। फर्स्ट, प्रत्येक दिवस का एक सुविचारित कार्य, यानी प्रत्येक दिन कौन सा कार्य करवाया जाना चाहिए ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही, प्रमाणिक और मानकीकृत कार्य दशाएं। उन्होंने कहा कि संगठन या कार्यशाला में कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए मानवीकृत दशाएं, स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशंस अवश्य होनी चाहिए। कार्य के समय न्यायपूर्ण ढंग से निर्धारित हो, कार्यस्थल पर पर्याप्त मात्रा में रोशनी आए, उचित तापक्रम हो, कारखाने की सफाई की उचित व्यवस्था हो, काम करने का स्थान सौहार्दपूर्ण और अच्छे स्थान पर हो, उन्हें कारखाने के अच्छे उपकरण उनको उपलब्ध करवाए जाए और इसके साथ साथ सुविधाएं भी बेहतरीन ढंग से प्रदान की जाए। इसके साथ जो मजदूर कारीगर अच्छा काम करता है उसके लिए टेलर के अनुसार या श्रमिक अच्छा कार्य करता है तो उसे पुरस्कार के रूप में ऊंचा वेतन दिया जाए, भत्ते दी जाए, सुविधाएं दी जाए। इससे कार्मिकों में मनोबल और उत्साह में वृद्धि होगी और उनका अंततोगत्वा लाभ संगठन को मिलता है। इसके साथ ये भी उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अच्छे कार्यों के लिए कर्मचारियों को पुरस्कृत और सम्मानित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इसके विपरीत उचित ढंग से कार्य न करने वाले और निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं करने वाले कर्मचारी को दंडित भी किया जाना चाहिए, जिससे कि कार्य क्षमता और ईमानदारी पूर्वक प्रयोग कर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो सकें और उनके वेतन, अगर ऐसा कोई कर्मचारी है तो उसका वेतन और सुविधा में कटौती भी की जानी चाहिए। इस प्रकार टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत वैचारिक क्रांति उत्पन्न करके प्राथमिक अवस्थाओं के बारे में बात कही। इसके बाद में उन्होंने सिद्धांतों को इस प्रकार से परिभाषित किया कि जो काम करने वाले मजदूर है वो अपने अनुभवों से, नई परिस्थितियों से प्रभावित होकर ठीक ढंग से कार्य करें। इसी का नाम दूसरे शब्दों में अपन वैज्ञानिक प्रबंध कह सकते हैं। अब टेलर जो है वैज्ञानिक प्रबंध के लिए जिन सिद्धांतों का वर्णित करते हैं उसमें पहली बात वो कहते हैं कि कार्य के लिए वैज्ञानिक पद्धति का विकास हो। फ्रेडरिक टेलर का मानना है कि संगठनों और कारखानों में कार्य संपन्न कराने के लिए अंगूठा नियम, रूल ऑफ थंब के स्थान पर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होना चाहिए। यानी लकीर के फकीर बनने से काम नहीं चलेगा, उसमें वैज्ञानिकता होनी चाहिए और कर्मचारियों के प्रत्येक दिन के कार्यों और कार्यदशाओं को वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित किया जा सकता है। कार्य का निर्धारण होने की वजह से प्रत्येक दिन कर्मचारी योजनाबद्ध रूप से अपने कार्य को संपादित करेंगे। कारखाने के अंदर जो कर्मचारी अपने कार्यों का संपादन वैज्ञानिक ढंग से करते हैं उन्हें अवैज्ञानिक ढंग से कार्य करने वाले कार्मिकों की अपेक्षा अधिक पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। फ्रेडरिक टेलर के अनुसार अपने कार्यों को पूरा करने में असफल कर्मचारियों को दंड और सफल कर्मचारियों को पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ फ्रेडरिक टेलर का यह भी मानना है कि कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए, उचित ढंग से उसका चयन हो और प्रबंधकों के और कार्मिकों के बीच में एक उचित समन्वय होना चाहिए और जो कार्य श्रमिकों के द्वारा किए जा रहा है, नियोक्ताओं के द्वारा करवाया जाना है, उन कार्यों का स्पष्ट कार्य विभाजन होना चाहिए और स्पष्ट सीमा रेखा होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर व्यवस्था की जाती है तो ये जो प्रयोग होगा इसको उन्होंने नाम दिया कि ये वैज्ञानिक प्रबंध है। फ्रेडरिक टेलर ने ये जो कार्य वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत दिया ये केवल किताबी नहीं है, शैक्षणिक संस्थाओं के अध्ययन की देन नहीं है, बल्कि टेलर ने अपने जीवन काल में जिन संस्थानों में लगभग 2 दशकों तक उन्होंने कार्य किया वो उनको कार्यात्मक अनुभव और अध्ययन के आधार पर प्राप्त किया है। जैसे फ्रेडरिक टेलर ने मिडवेल कंपनी में काम किया, बेथेलम कंपनी में काम किया। इसी दौरान अनेक प्रकार के अध्ययन और प्रयोग उन्होंने इन कंपनियों में किए। तो पहला प्रयोग उन्होंने किया मिडवेल कंपनी के अंदर। फ्रेडरिक टेलर ने मिडवेल कंपनी जो स्टील कंपनी थी कार्य करने के दौरान ये अनुभव किया कि कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों की कार्य दशाएं यानी वर्किंग प्रोसीजर जो है उसमें समानता नहीं है और वे अपनी मर्जी से अलग अलग विधियों और प्रक्रियाओं के प्रयोग से लाकर कार्य करते हैं। परिणाम ये होता है कि वे अपने पूर्ण कार्य क्षमता के साथ अपने कार्य और उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पाते। टेलर ने उन्हें क्रमबद्ध रूप से काम चोरी की संज्ञा दी है। क्या कहा है? क्रमबद्ध रूप से काम चोरी की संज्ञा दी। टेलर ने ये स्पष्ट मान्यता है कि कारखाने में बेहतरीन और अधिक उत्पादन
तभी संभव है जब श्रमिक कार्य करने की एक निश्चित कार्यविधि को अपनाएं। श्रमिकों के विधिपूर्वक और प्रक्रियात्मक कार्य संपन्न कराने के लिए उन्होंने प्रबंधकों को ये सुझाव दिया कि वे सर्वप्रथम श्रमिक द्वारा किए जाने वाले दिन भर के कार्यों को ज्ञात करें और उन कार्यों को निर्धारित घंटों में ऐसे विभक्त करें कि सुगमतापूर्वक विधिपूर्वक वे अपने कार्यों को एक साथ पूरा कर सकें। इसके लिए उन्हें कार्य दिवस और कार्य के घंटों के अंतर्गत बेहतरीन कार्य दशाएं और कार्य वातावरण उपलब्ध करवाया जाए। दूसरा प्रयोग जो टेलर ने किया वो बेथलेहम कंपनी स्टील कंपनी उसमें किया, और बेथलेहम स्टील कंपनी में कार्य करने के दौरान टेलर ने ये पाया कि इस कंपनी में जो उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य के लिए जो प्रोसीजर अपनाया जा रहा है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। तो इस कंपनी में पहला जो काम हो रहा था वो लोहा ढालने का प्रयोग हो रहा था। आयरन होल्डिंग एक्सपेरिमेंट यहाँ किए गए। फ्रेडरिक टेलर ने बेथलेहम कंपनी में कार्यरत श्रमिकों के कार्य करने की विधि का अध्ययन करने के दौरान ये पाया कि कच्चे लोहे की ढुलाई में श्रमिकों द्वारा उचित और औचित्यपूर्ण वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और जिसका परिणाम यह है कि कच्चा लोहा जो ढाला जा रहा है उसके प्रति जो श्रमिक है वो प्राय निराशा का पालन कर रहे हैं। और इसका कारण उन्होंने ये पाया कि जो कामगार है उनको काम के मध्य कोई विश्राम की व्यवस्था नहीं है। टेलर ने कच्चा लोहा डालने वाले इन श्रमिकों को कार्य करने के बीच में व्यवस्थित रूप से विश्राम की व्यवस्था को नए प्रयोग किए। उन्होंने श्रमिकों के लोहा डालने की पद्धति में काफ़ी परिवर्तन किया। परिणाम स्वरूप आश्चर्यजनक ढंग से सकारात्मक परिणाम आए। श्रमिकों की कार्य दक्षता में वृद्धि हो गई, और जिस कार्य को 75 श्रमिक पूरा कर रहे थे उनमें से भी संख्या कम की गई और परिणाम उससे अच्छे आए। इसका ये सिस्टम था कि जो काम करने वाले कार्मिक थे उनके लिए उचित मनोदशाएं नहीं थी, तो टेलर ने उनके लिए उचित मनोदशा की व्यवस्था की, और उचित मनोदशा की व्यवस्था करने से जो कर्मचारियों की संख्या घटी लेकिन उत्पादन बढ़ा। इससे श्रमिकों के वेतन बढ़ाए गए और वहीं नियोक्ताओं को इससे पर्याप्त लाभ भी हुआ। फिर दूसरा प्रयोग इसी कंपनी में बेथलेहम कंपनी में ही किया गया, जिसको फावड़े का प्रयोग कहते हैं। यहाँ जो काम करने वाले कामगार थे वो एक ही फावड़े का प्रयोग जो थे वहाँ कर रहे थे। इसके स्थान पर फ्रेडरिक टेलर ने ये माना कि जिस भी कार्य को संपादित करवाना है उस कार्य के अनुरूप फावड़े की व्यवस्था होनी चाहिए, और उसी के अनुरूप फावड़ा होगा या साधन होंगे तो वो काम करने में दक्षता और अधिक आएगी। जैसे उन्होंने कहा कि हल्के पदार्थों के लिए लंबे और भारी पदार्थों के लिए छोटे फावड़े का प्रयोग किया जाना चाहिए। फावड़े के आकार और प्रकार में परिवर्तन करके संपन्न किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति के अनुसार उन्हें अलग अलग वर्गीकृत किया गया। श्रमिकों को उन फावड़ों का प्रयोग करने की विधि के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। एक नई तकनीक और नई वैज्ञानिक विधि का परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा, और बेथलेहम स्टील कंपनी में संबंधित कार्य उत्पादन क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई। फिर तीसरा प्रयोग यहाँ इसी कंपनी में किया गया, और वह था धातु कटाई का प्रयोग। टेलर द्वारा किए गए इस धातु कटाई के प्रयोग में ये था कि कामगार जिस मशीनों पर काम कर रहे थे उसमें उन्होंने कटाई की मशीन की गति, कटाई में लिए जाने वाले न्यूज़न, कटाई की गहराई और कटाई के लिए कोण और अन्य संसाधनों आदि के बारे में ये बात कही कि श्रमिकों को इसके लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, और एक कार्य के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाना है उसमें भी परिवर्तन हो। लगभग 30,000 प्रयोग करके उसने निष्कर्ष ये निकाला कि वैज्ञानिक पद्धति को अपनाए जाने से श्रमिकों के काम आसान हो जाते हैं, प्रबंधकों की आय बढ़ जाती है, उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। और टेलर ने इस प्रयोग के द्वारा न केवल श्रमिकों को राहत दी बल्कि निवेशक जो नियोक्ता है उसको भी भारी लाभ की ओर पहुंचाया।
इसीलिए इसके श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच में एक नई मानसिक क्रांति ला दी और टेलर अपनी इस वैज्ञानिक प्रयोग की वजह से चर्चित। उसके अंदर ये मान्यता है कि जो श्रमिक होता है उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के मध्य उत्पन्न होने वाली व्यर्थ अनावश्यक जो गतिविधियाँ होती है उसको रोकना उनका प्रमुख उद्देश्य है गति अध्ययन के अंदर। गति अध्ययन के पश्चात कार्यों की गतिविधियों की ऐसी श्रृंखला स्थापित की जाती है जिससे कि श्रमिक अधिकतम कार्य न्यूनतम समय में कर सकें। श्रमिक की गतिविधियों का अध्ययन एवं विश्लेषण करके कार्यों की उत्पादकता की बढ़ाई जा सकती है। श्रमिकों के अनावश्यक थकान और तनाव से मुक्ति दिलाई जा सकती है। तीसरा जो अध्ययन है उसको कहा जाता है कार्य अध्ययन, जिसको वर्किंग स्टडी के नाम से जाना जाता है। इसका तात्पर्य है कि क्रमबद्ध रीतियों और वैज्ञानिक तरीकों से कार्य का सरलीकरण हो, साथ ही साथ अधिक मितव्ययता और प्रभावशाली प्रणाली की खोज की जा सके। कार्य अध्ययन का संबंध इन सभी क्रमबद्ध कार्यों से है जिसे अनुसंधान, अभिलेख, माप, सुधार आदि आते हैं। इनका प्रभाव उपलब्ध साधनों के उपयोग पर भी पड़ता है। अब टेलर ने जो वैज्ञानिक प्रबंध प्रस्तुत किया है उसके लक्षण की बात करें या उनकी विशेषताएं बात की जाए तो पहली बात तो यह है कि ये जो उसका वैज्ञानिक प्रबंध है ये वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग किए गए हैं, ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं। दूसरी बात यह कि प्लानिंग मेथड्स इसमें अपनाए गए हैं। तीसरी विशेषता यह है कि ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, मानवीय दृष्टिकोण है और मैक्सिमम यूटिलाइजेशंस ऑफ मीन्स की बात इसमें की गई है, साधनों का अधिकतम उपयोग हो। इसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी इसके अंदर है और श्रमिकों के लिए प्रेरणादायक मजदूरी सिस्टम, मोटिवेटेड वेज सिस्टम फॉर लेबर्स की बात भी इसमें है और इसके साथ साथ श्रमिकों के लिए कार्यात्मकता, फंक्शनल अप्रोच की बात हुई है और सबसे बड़ी बात वैज्ञानिक प्रबंध में यह है कि इसमें कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण के सिद्धांत की अनुपालना हुई है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध एक वैज्ञानिक प्रयोग है, एक योजना है, एक मानवीय दृष्टिकोण है, एक साधनों का अधिकतम उपयोग है। इसमें श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के प्रतिलाभ की बात कही गई है और कार्यात्मकता पर अधिक बल देने के साथ साथ विशिष्टीकरण को विशेष रूप से अपनाया जाता है। तथापि टेलर भी आलोचना से नहीं बच सके हैं। टेलर की इस वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की कुछ विद्वानों ने आलोचना भी की है और इसको दूसरा वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को दूसरा नाम दिया जाता है टेलरवाद। टेलरवाद की भी चर्चा होती है और इसमें पहली बात तो श्रमिक है, उनकी आलोचना है कि वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाने से रोजगार में अवसरों की कमी होती है। दूसरी बात यह है कि व्यक्तियों का कार्य एक रूटीन जैसा स्थापित होने से उनमें निरस्ता की भावना पैदा हो जाती है। निरंतर एक जैसा काम करने से व्यक्ति में उत्साह और उमंग नहीं रहता। तीसरा जो आलोचना की जाती है श्रमिक संघों के द्वारा, उनकी मान्यता है कि श्रमिक संघ इसमें कमज़ोर पड़ जाते हैं और श्रमिकों का इसमें अत्यधिक शोषण होता है और श्रमिकों के शोषण के साथ जो नियोक्ता होते हैं वो अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए ये वैज्ञानिक प्रबंध की जो अवधारणा है वह अलोकतांत्रिक व्यवस्था है। वहीं उद्योगपतियों और नियोक्ताओं की जो है उनकी शिकायत टेलरवाद से यह है कि इसमें खर्चा अधिक बढ़ जाता है, हैवी इन्वेस्ट करना पड़ता है, ये छोटे संगठनों के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें कार्यशील व्यय में वृद्धि हो जाती है और कुल मिलाकर वो कहते हैं कि ये एक अस्थायी व्यवस्था है। तो इस आधार पर जहाँ वैज्ञानिक प्रबंध से एक तरफ मजदूर जो है वो भी आलोचना करते हैं तो दूसरी ओर नियोक्ता भी इसकी इस आधार पर आलोचना करते हैं। लेकिन उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन की में वैज्ञानिकता लाने के लिए प्रबंधकीय आंदोलन का अपना महत्व है और फ्रेडरिक टेलर ने बहुत ही तल्लीनता से इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि किस प्रकार से जो है वैज्ञानिक आधार पर प्रबंध करके, मैनेजमेंट करके उत्पादन को न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन कैसे किया जा सकता है और उस उत्पादन में भी जो श्रमिक है उसको भी लाभ हो और जो नियोक्ता है उसको भी लाभ होना चाहिए।